These are the contents of our presentation that we will discuss one by one. First of all, there are trigonometric functions. Trigonometric function basically is the ratio of certain parts of triangle. इनको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम आज इनके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एप्लीकेशंस में यूज होती हैं। सबसे पहले उन्हें देखेंगे। फर्स्ट वन इज द लाइन ऑफ साइट। A line from an observer's eye to a distant point or the line between two points specifically। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई फर्ज करने कोई टावर है और एक ऑब्जर्वर है, वो नीचे ग्राउंड पे खड़ा होके टावर की टॉप पे देख रहा है, तो वो जो लाइन होगी जो ऑब्जर्वर की आई से टावर की टॉप को कनेक्ट करेगी इन दो पॉइंट्स, उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेने के, अगर एरोप्लेन है तो नीचे कोई बच्चा खड़ा होकर उस एरोप्लेन को देख रहा है, तो वो जो लाइन होगी इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ऑब्जर्वर्स आई और उस एरोप्लेन के दरमियान जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी, उसे हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दो डेफिनेशन से आगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल कि अगर एक टावर है और हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर उसके टॉप पे देख रहे हैं, तो अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर एक ऑब्जर्वर खड़ा है वो देख रहा है टावर को, हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव, अगर हम ग्राउंड पर खड़े होकर अबव टॉप पे देखें टावर को थोड़ा सा अपना यूं सर ऊंचा करके, तो उससे वहां पे जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। जैसे हम अगर काइट होती है आसमान में, जैसे काइट कोई उड़ा रहा है, तो उसे हम ऐसे ऊपर करके देखते हैं, तो वो जो एंगल बनेगा ना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एंड सेकंड वन इज, अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है टावर के टॉप पे, अगर किसी घर की छत पे करने खड़ा है और नीचे गली में कोई बिल्ली वगैरह हो, तो वो ऊपर से नीचे उसे देख रहा है, तो जो ऊपर से नीचे होगा लाइफ एप्लीकेशंस। The first one is to measure height of objects के हम अपनी रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स की हाइट को कैसे मेजर कर सकते हैं। हम अपनी रियल लाइफ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। लाइक अगर हम प्लेन्स की, ट्रीज, बिल्डिंग्स या वॉल्स, किसी भी चीज़ की ऑब्जेक्ट हाइट फाइंड करना चाहते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बहुत इजीली उन्हें फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। जैसे इधर एग्जाम्पल दी गई है कि ये एक लाइट हाउस दिखाया गया है और एक ऑब्जर्वर है जो नीचे खड़े होकर लाइट हाउस की टॉप पे देख रहा है, बेस से उसकी टॉप पे देख रहा है, तो उसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 38 डिग्री बताया गया है, और जो बेस से नीचे डिस्टेंस है ऑब्जर्वर का लाइट हाउस से, वो 20 मीटर बताया गया है। तो अगर आप इसकी हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें पता है tan थीटा का फंक्शन है, जैसे यहाँ पे बताया गया परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइट है, तो वो फंक्शन अप्लाई करके हम जैसे इसे पूरा अरेंज करके फिर फार्मूला को हम उसकी हाइट बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने माउंटेन्स की, ट्रीज की या किसी भी और चीज की हाइट फाइंड करनी हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करके बहुत इजीली उन्हें फाइंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कि हम ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये भी हम उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई करके डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टावर दिखाया गया है और इसका डिस्टेंस कैंप फायर से हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे अगर कोई टावर की टॉप पे खड़ा होकर नीचे कैंप फायर को देख रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बताया गया है, वो ऊपर से नीचे देख रहा है 3 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बताया गया है यहाँ पे, और इसकी टावर की हमें हाइट भी बताई गई है 28 मीटर। यहाँ पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट वाला हम अप्लाई करके और उससे दोबारा से रीअरेंज करके हम उसका डिस्टेंस भी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प फाइंड करना, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इन कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन में इसको कैसे यूज करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं कि जब वो कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, तो वो देखते हैं कि एक बिल्डिंग की इतनी लेंथ अगर सेफ होगी, इतनी लेंथ अगर सेफ लेंथ है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो फिर वो उसका एंगल फाइंड कर लेते हैं कि इसका एंगल सेफ एंगल क्या होगा। इसी तरह अगर उन्हें एंगल पता हो तो फिर वो देख लेते हैं कि इसकी सेफ लेंथ क्या होगी। जैसे इस एंगल ऑफ डिप्रेशन एलिवेशन की मदद से, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल हमें हाइट और दिया गया हो एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, तो उसकी मदद से हम उसकी बेस बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं।
और अगर हमें बेस दी गई हो, हाइट फाइंड करनी हो, तो हम हाइट को इजीली फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अगर आपको एक एंगल और ट्रायंगल की एक साइड दी गई भी है, तो आप दूसरी साइड पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस तरह ये हमें रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। द रिमेनिंग एप्लीकेशन विल डिस्कस बाय नीता। इन क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि जब जो फोरेंसिक्स हैं वो किसी क्राइम के लिए जब क्लू कलेक्ट करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि उसमें गन से किसी को शूट करके मर्डर कर दे, तो उस केस में हम जो है वो बुलेट्स के जो निशान हैं दरवाजे के ऊपर या फर्नीचर के ऊपर, उनके ऊपर जो है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को अप्लाई करके जो है वो एंगल ऑफ इम्पैक्ट यानी जो सस्पेक्ट और विक्टिम है उनकी लोकेशंस को बता सकते हैं। ऐसे ही हम जैसे ब्लड स्प्लैटर एनालिसिस में भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हैं। अगर जैसे कि ये पिक्चर में शो हो रहा है कि डिफरेंट जो है वो खून के धब्बे नज़र आ रहे हैं, और अगर हम इनकी मेजरमेंट्स हम इनकी करें और इस तरह उनको मिलाएं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, तो इससे हम लोग उसके एंगल ऑफ इम्पैक्ट को जो है वो मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसकी अपोजिट साइड की हमें मेजरमेंट मालूम है 8 मिलीमीटर और हाइपोटेन्यूज की है 16 मिलीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ पे यूज़ होगा वो साइन थीटा होगा, उसे यूज़ करके हम लोग जो है वो इसका एंगल ऑफ इम्पैक्ट बता सकते हैं। अब साइन इस साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा और हमारे पास जो उसकी साइन 0.5 की वैल्यू आती है 30 डिग्री। तो हमें मालूम हो जाएगा कि जो यहाँ से जो गन किस साइड से फायर हुई और जो विक्टिम था वो कहाँ पे खड़ा था। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए क्रिमिनोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा उसके विक्टिम और उसको करने के लिए, सस्पेक्ट को लोकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री इन मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मैरीन ऑर्गेनिजम्स को और उनके बिहेवियर को और उनके इंट्रैक्शन विद इन्वायरमेंट। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री इस तरह हेल्पफुल होती है कि हम जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइज़ का बता सकते हैं कि उनका साइज़ कितना है, और ये भी बता सकते हैं कि जो सनलाइट है वो कितनी डेप्थ तक जा रही है एलगी की फोटोसिंथेसिस के लिए। और जैसे कि इस पिक्चर में शो हुआ है कि हमें इस वेल की बताना है कि इसका एंगल कितना बनना है। हमें एडजेसेंट साइड की भी मेजरमेंट मालूम है और हाइपोटेन्यूज की भी जो है वो मालूम मेजरमेंट। तो यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन अप्लाई करेंगे वो होगा कॉस थीटा। यहाँ पे आएगा कॉस थीटा 550, जो उसकी एडजेसेंट साइड की मेजरमेंट है, और 650। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.8 समथिंग, जिसको हम अगर कॉज इनवर्स करके फाइंड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन 60 के करीब एंगल बन जाएगा। एप्लीकेशन इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है कि दो स्टार्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं अर्थ से कौन सा स्टार कितना दूर है और कौन सा नज़दीक है, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए। और जो नासा के साइंटिस्ट है वो भी बेसिकली इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं स्पेस में स्टार्स की लोकेशन को करने के लिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक स्टार है, ये वाला स्टार। हमने उसका मालूम करना है कि ये हमारी अर्थ से कितना दूर है, और ये स्टार जो है वो सन के परपेंडिकुलर में है। तो इसलिए हमें ये भी मालूम है कि सन और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को अप्लाई करके हम मालूम कर सकते हैं कि स्टार और अर्थ के दरमियान कितना डिस्टेंस है। अगर एंगल जो है वो हम सपोज करते हैं कि 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है और जो बेस है वो हमें मालूम है। तो इस तरह हम थीटा की वैल्यू लगाकर यहाँ पे भी हम डी फाइंड कर सकते हैं। केमिस्ट्री में
केमिस्ट्री में ट्रिग्नोमेट्री हमें कैसे हेल्पफुल है कि हम जो केमिस्ट होते हैं वो इस टेक्निक को यूज़ करके डिफरेंट जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, उसकी बॉन्ड लेंथ, उसमें कितना एंगल है, ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें, वो भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। उसमें अगर हम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाइटामिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है, अगर उनके स्ट्रक्चर जो है उसको अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन यूज होते हैं। जो टेक्निक यूज करते हैं वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज करते हैं, और इसमें जो टेक्निक यूज करती है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस ही हैं, जिसके जरिए वो हमें बताती है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, और एंगल और बॉन्ड लेंथ भी हमें ऐसे ही पता चलता है। नेक्स्ट वीडियो, गेम्स में ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस। गेम्स में बेसिकली जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो है वो जो पीछे यूज होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ही यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक बच्चा है, वो मूव कर रहा है, तो वो पैराबोलिक पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। उसकी वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। वी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोलेंगे वी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको वी साइन थीटा। इससे इससे वो लोग आगे इसको फर्दर करके सॉल्व तो एक डिफरेंट कोड या बना लेते हैं, जिससे हमारी जो गेम होती है वो स्मूथ चलती है। जैसे मैरियो गेम है, उसमें वो बहुत स्मूथली जो है वो ब्लॉक्स को जंप कर लेता है, उनको पास आउट कर लेता है। लेकिन हमें शो रहता है कि वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव नहीं कर रहा होता, वो कर्व पाथ होता है। इसी तरह ये जो गेम्स होती हैं, इनमें आईटी और कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वीडियो गेम्स में, क्योंकि इसी की टेक्निक्स को यूज़ करके वो डिफरेंट कोड्स बनाते हैं जो गेम्स में यूज़ होते हैं, और हमारी गेम स्मूथ चलती है। नेक्स्ट, अदर एप्लीकेशंस। इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। कुछ तो हमने उनको पीछे डिस्क्राइब कर दिया, और कुछ जो है वो नेक्स्ट हैं। ओशियनोग्राफी में भी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, जिससे हम ओशियन में टाइड्स की हाइट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह जैसे पीछे उन्होंने ग्राफ्स ड्रा किए हैं साइन और कॉस के, ये पीरियोडिक फंक्शंस जो हैं एज हम यूज़ करते हैं साउंड और लाइट वेव्स को डिफाइन करने के लिए, उनके पाथ को बताने के लिए। इसी तरह कैलकुलस में भी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यूज़ होती है, और अलजेब्रा भी। ट्रिग्नोमेट्री बायोलॉजी की फील्ड में भी रोल प्ले करती है। जैसे कि पीछे बताया है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स के स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस ही यूज़ करते हैं। इसी तरह कार्टोग्राफी यानी क्रिएशन ऑफ मैप्स में जब वो ड्रा करते हैं, ईच एंगल जो है वो मेजर्ड होता है बड़ी केयरफुली, वो जो है इसकी टेक्निक्स को यूज़ करके तो ग्राफ्स ड्रा करते हैं। इसी तरह सैटेलाइट सिस्टम में भी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड, आपने बहुत अच्छी जो एप्लीकेशंस बता दी हैं। चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जो नेक्स्ट ग्रुप है विच इज़ आई थिंक द ग्रुप 10। काइंडली बता दें उनमें से कौन सा प्रेजेंटर आएगा। रोल नंबर 38। हाँ जी, ग्रुप 10 मौजूद है या नहीं? जी सर, रोल नंबर 38 को प्रेजेंटर बनाएंगे। मुझे बताएंगे तो मैं करूँगा ना। सकें हैंड रेज करें जल्दी से। जब आप रेडी हैं तो स्टार्ट कर दें। जी सर। स्क्रीन पे हो रही है। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum respected sir and dear fellows. This is group number 10. वेट अ सेकंड बच्चे, एक तो ये जो IG लिखा हुआ ना, ये बॉक्स खत्म कर दें। और सेकंड पीछे थोड़ा सा शोर आ रहा है शायद फैन का, वो काइंडली जरा फिर उसको देखें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. This is group number 10. We Sanai Natyal, roll number 38, and the other members of this group are roll number 40 and roll number 42. The topic of our presentation is the area of triangle. So the table of contents of this topic include, first of all, I will define what is a triangle, then the area of triangle, and then the three cases of area of triangle, in which the first one is two sides and one angle is given, and the second one is one side and two angles are given, and the last one is three sides are given. So first of all, I will define a triangle. Triangle is a geometric figure having three angles and three sides. हमारे पास एक ट्राइंगल एक ऐसी ज्योमेट्री की शेप होती है जिसमें तीन एंगल्स अल्फा, बीटा, गैमा और तीन साइड्स होती हैं ए, बी, सी। और जो हमारे पास अल्फा, बीटा, गैमा होते हैं, इनकी अपोजिट साइड्स पे जो हमारे पास आ रही होती हैं वैल्यूज़ लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये हमारे पास इन कैपिटल ए, बी, सी की वैल्यूज़ हैं। यानी कि गैमा जो एंगल है हमारे पास, इसकी अपोजिट साइड पे हमारे पास वैल्यू आ रही है स्मॉल सी, और इसी तरह से बीटा के अपोजिट साइड पे आ रही है स्मॉल बी, और अल्फा के अपोजिट साइड पे स्मॉल ए आ रही है। तो इस तरह से इनके अपोजिट साइड्स पे जो वैल्यूज़ होंगी ये हमारे पास इन कैपिटल ए, बी, सी के वैल्यूज़ होंगी। नेक्स्ट देयर इज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमारे पास जो ट्राइंगल होती है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं
उसके अंदर एंगल्स होते हैं और साइड्स की लेंथ्स होती हैं, तो उनको फाइंड करना एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है। और इनमें से समटाइम्स ये होता है कि हमें कुछ फैक्टर्स दिए गए होते हैं, लाइक एक एंगल दिया गया हो सकता है और दो हमारे पास साइड्स दी गई हो सकती हैं, लाइक बी सी, और एंगल अल्फा दिया गया हो सकता है। तो हमने जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो इस तरह से डिफरेंट केसेस होते हैं जिनमें से कुछ कंपोनेंट्स हमारे पास नाउन होते हैं और कुछ अननाउन होते हैं जिनको हमें फाइंड करना होता है। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एरिया। अब जो हमारे पास एरिया होता है, एरिया बेसिकली हम कहते हैं कि जैसे ये एक हमारे पास बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है इसके अंदर जो भी रीजन ऑक्यूपाई हो रहा है, इस रीजन को हम कहते हैं एरिया। जो भी ऑक्यूपाइड रीजन होगा इसको हमेशा मीटर स्क्वायर में जो है वो मेजर किया जाता है। अब जैसे हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास मीटर है, तो इस तरह से एरिया का यूनिट स्क्वायर मीटर। और अगर इसी तरह से हम देखें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो उसमें भी लेंथ इंटू विड्थ और वो भी मीटर स्क्वायर ही होता है, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर में जो है वो हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए जो एरिया ट्रायंगल है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो टोटल रीजन है जो इन तीनों साइड्स ए बी सी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके अंदर जो सारा रीजन है ऑक्यूपाइड रीजन, इसको कहा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसमें ये इक्वल होता है हाफ ऑफ द बेस टाइम्स हाइट, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जहाँ पे बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को और एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। और अगर हमने एक ट्राई साइडेड पॉलीगॉन यानी कि 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना है, तो हमें बेस और हाइट अगर पता होगी तो हम इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। और ये एप्लीकेबल होगा ये फॉर्मूला तमाम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब जो हमारे पास ट्राइंगल्स है स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल। स्केलन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें हमारे पास जो तीनों साइड्स होती हैं उनकी जो लेंथ्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, और आइसोसेल्स में एटलीस्ट 2 साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो सेम होती हैं और एक ही डिफरेंट हो सकती है, और इक्विलेटरल में तीनों साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो सेम होती हैं। तो ये तीनों टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स जो हैं इन पे ये हमारे पास जो फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है। और ये पॉइंट नोट करें यहाँ पे कि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर जो बेस है और हाइट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर आते हैं, और जो हमारे पास एरिया का यूनिट है ये स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है, जो कि मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। सेंटीमीटर छोटा यूनिट होगा और मीटर स्क्वायर इसका बड़ा यूनिट है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एक यूज़ है कि हमने जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसकी बेस है 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर दी गई है। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो 1/2 बेस इंटू हाइट है। तो बेस गिवन है 3 और जो हमारे पास हाइट है वो 4 है, और हमने सिंपली वैल्यूज पुट की और इस तरह से एरिया हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट हमारे पास 3 केसेस हैं, जिसमें फर्स्ट केस ये है कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है कि जब 2 साइड्स और एक उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा 1/2 BC साइन ऑफ अल्फा। अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो हमारे पास 2 साइड्स हैं बी और सी, उनका जो एंगल, अब हम बी का करस्पॉन्डिंग एंगल है बीटा, वो नहीं इसके साथ लेंगे। जो इंक्लूडेड एंगल होगा बी सी साइड्स हैं तो उनका इंक्लूडेड एंगल अल्फा होगा, तो उसको यूज़ किया जाएगा। सेम केसेस विद सेकेंड वन एंड थर्ड वन। और सेकेंड केस हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक साइड और 2 एंगल्स गिवन हो, एक साइड मींस कि हमारे पास अल्फा गिवन हो और 2 एंगल्स बीटा और गामा गिवन हो सकते हैं। और अगर हमने फाइंड करना एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एक एंगल तो फिर भी अननोन होगा हमारे पास, जैसे अल्फा है, तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस माइंड रखते हुए जो है वो अल्फा फाइंड करेंगे पहले, फिर ये फार्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। और थर्ड केस हमारे पास ये होता है कि जब तीनों साइड्स गिवन हो, कोई एंगल गिवन नहीं है, तो उनसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हीरोज फार्मूला यूज़ होता है जिसमें एस स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन दीज केसेस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट केस है इसमें है कि हमारे पास जब 2 साइड्स और एक उनका एंगल जो है वो एक साइड और 2 एंगल्स दिए गए होंगे, तो ये एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जब हमारे पास 2 साइड्स दी गई होंगी और उनका इंक्लूडेड एंगल होगा हमारे पास। तो ये एंगल जो है इसका ये एंगल्स और जो साइड्स है इस फॉर्मूला की, इनका जो प्रूफ है वो हम देखेंगे सबसे पहले। तो अगर हमारे पास 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं,
ट्राइंगल हमारे पास पहली जो है वो हमारे पास है एक्यूट, नेक्स्ट वन एब्ट्यूज और थर्ड वन राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट ट्राइंगल वो हमारे पास होती है जिसमें एंगल 90 और 0 के दरमियान में होता है, यानी कि लेस देन 90 होगा। और जो हमारे पास एब्ट्यूज ट्राइंगल होगी उसमें एंगल जो है वो हमारे पास 90 और 180 के दरमियान में होता है, यानी कि ग्रेटर देन 90 होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास कम से कम एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो अब इसमें मेजरमेंट एंगल सी जो है वो गैमा है तीनों केसेस में। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स हमने कंसिडर कर ली, और इसमें जो हमारे पास जहाँ पे 90 डिग्री नहीं एंगल बन रहा, हम उस वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यानी कि हमारे पास ए डी परपेंडिकुलर होगा, बी सी जो है इस पर हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। और इस तरह से अगर हम फिगर 1 में देखें तो साइन एज वी नो के एक हमारे पास ट्रिक थी जहाँ से हमने याद किया था ये जो रेशोज हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्रश हेयर थ्रू प्रॉपर कर्ली हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो साइन जो है वो हमारे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। और अगर फर्स्ट केस में देखें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए डी है और हाइपोटेन्यूस इसका बी सी बन रहा है, ए सी बन रहा है। और इस तरह से हमने जो है वो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया और साइन जो है वो यहाँ पे गैमा है। और सेकंड केस में अगर देखा जाएगा तो ए डी और ए सी, साइन हमारे पास यहाँ पे एंगल जो है वो गैमा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कंसिडर कर लिया जाए और जहाँ पे गैमा लाइक कर रहा है एब्ट्यूज ट्राइंगल में, तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट अगर आ जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं पाई माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पे हमारे पास गैमा है। जैसे थर्ड में हम करते हैं पाई प्लस थीटा, तो इस तरह से सेकंड में हमारे पास होता है पाई माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस गैमा। और अगर हमारे पास 180 आता है यानी कि तो हम उसमें जो है वो हमारे पास साइन कॉज में चेंज नहीं होगा, यानी कि रेशो सेम रहती है। और इस तरह से हमारे पास क्योंकि 1 पाई माइनस थीटा है और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, तो इस वजह से साइन का जो साइन है वो भी चेंज नहीं होगा और एज इट इज साइन गैमा आ जाएगा। या आप इसको अगर चाहें तो एक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो उससे भी हमारे पास यही आएगा साइन अल्फा। और अगर थर्ड फिगर में देख लें तो हमारे पास साइन का अगर देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अगर देखा जाएगा तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि जो सी है जो या राइट एंगल है वो एग्जैक्ट सी पॉइंट पे नहीं है, वो हमारे पास डी पॉइंट पे है, तो इसलिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो ए डी आ जाएगा और ए सी हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। और जब यहाँ पे एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 का है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जब साइन 90 किया जाता है तो हमारे पास 1 आता है, इसको हम कर सकते हैं कंसिडर कि ये साइन गैमा है। तो तीनों केसेस में एक चीज़ कॉमन होगी, ए डी ओवर ए सी इज इक्वल टू साइन गैमा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ गैमा। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास जो ए सी है इसकी क्या वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कि बी जो है उसका एंगल है बीटा और इसी तरह ए का एंगल है अल्फा, सी गैमा, तो बी जो बीटा इसका एंगल है उसकी अपोजिट साइड पे इसकी वैल्यू लाई करेगी ना स्मॉल बी, तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू इस वजह से हमारे पास स्मॉल बी आएगी और ये हम इसको बी साइन गैमा लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम सिंपल फार्मूला अगर लगा लें एरिया ऑफ ट्राइंगल का एलिमेंट्री ज्योमेट्री से, तो उसमें आएगा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड और हाइट। तो बेस हमारे पास अगर इसमें कंसिडर किया जाए तो बेस तीनों केसेस में क्या आ रही है, बेस है बी सी, तीनों केसेस में हमारे पास बेस सेम है जो कि है बी सी। और इसके बाद इसका अगर देखें हमारे पास अल्टीट्यूड या हाइट क्या है वो है ए डी, तो तीनों केसेस में ए डी हमारे पास इस केस में भी और इस केस में भी ए डी हमारे पास हाइट है। तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे बी सी की वैल्यू हमारे पास ए होगी और इसी तरह से ए डी की जो वैल्यू है, अगर ए डी को देखा जाए तो यहाँ पे अब अगर गैमा है, गैमा सी के अपोजिट साइड पे जो है उसके गैमा के अपोजिट साइड पे सी वैल्यू आ जाएगी और इसकी हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास ए बी साइन ऑफ गैमा के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से हम ये हमारे पास पहले तो हमने जर्नल इसकी ट्राइंगल को देख के साइन का फार्मूला अप्लाई किया और उसके बाद हमने ट्राइंगल का जर्नल फार्मूला अप्लाई करके इस फार्मूला को प्रूव किया। ये आता है हमारे पास 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा। अब इसमें जो दो साइड्स हैं ए बी उनका इंक्लूडेड एंगल गैमा होगा शामिल इसके अंदर, और इसके सेकंड फार्मूला में भी बी सी दो साइड्स है तो उनका इंक्लूडेड एंगल अल्फा शामिल होगा, और अगर दो साइड्स हैं ए सी तो उनका इंक्लूडेड एंगल बीटा शामिल होगा। अगर हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं तो इसमें ये इसकी एग्जांपल है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल है। अगर हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं और हमारे पास उनका इंक्लूडेड एंगल है गैमा, तो फार्मूला यूज़ होगा 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा, ए की वैल्यू पुट की बी की और गैमा की, तो हमारे पास जो है वो एरिया आ गया 16.74 स्क्वायर यूनिट। तो हमेशा ये स्क्वायर में मेजर किया जाता है तो उसका यूनिट साथ में लिखा जाएगा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट केस है उसमें ये है कि अगर एक साइड और दो एंगल्स गिवन हों तो इसको हमने फार्मूला को प्रूव करना है।
हमारे पास लॉ ऑफ साइंस जो है वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो होता है ए ओवर साइन अल्फा, यानी कि जो हम लिख रहे हैं ऊपर साइड लिख रहे हैं, नीचे उसका करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा। और अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ए ओवर साइन अल्फा को इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा कर लें, और बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गामा कर लें। तो ए एक साइड पे रहे और साइन अल्फा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से बी के में भी ऐसे ही होगा। और अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 1/2 ए बी साइन ऑफ गामा होता है। तो सिंपली हमने ए और बी की जो है वो वैल्यूज पुट की यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से नीचे टू ये वाला आ जाएगा और साइन गामा साथ में आ जाएगा। और हमारे पास इस तरह से ये फार्मूला प्रूव हो गया, सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गामा। तो इसी तरह से हम दूसरे दोनों फार्मूलाज की प्रूव कर सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें इसकी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स दिए गए होते हैं अल्फा और गामा, और एक साइड दी गई हो, तो हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस हम माइंड में रखते हैं कि हमारे पास 3 एंगल्स जो हैं इसमें होते हैं, और तीनों एंगल जैसे साइड्स तीनों उनकी लेंथ सेम होती है, वैसे ही तीनों एंगल जो हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। अगर हम कंसिडर करें कि अल्फा भी हमारे पास 60 है, बीटा भी और गामा भी, जब इनको ऐड किया जाएगा तो ये 180 के इक्वल जो है वो आएगा। तो इस तरह से हम जो है इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए या इस ट्रिक को यूज़ करते हुए हम जो है वो यहाँ पे एंगल बीटा फाइंड कर सकते हैं, और एंगल अल्फा और गामा ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला में पुट करके एक एंगल जो हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू लगा के, और बाकी गिवन थे तो वो सारा पुट करके हमने जो है वो अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया, और ये स्क्वायर यूनिट में होगा। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो थर्ड केस आ जाता है। थर्ड केस में हमारे पास ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड करना है जब हमारे पास 3 साइड्स गिवन हों, और 3 साइड्स जो हैं वो हमारे पास ए बी सी हैं, और ये हमने प्रूव करना है कि ये कैसे हीरोज फार्मूला जो है वो आता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे कि हमें पता है कि ये इक्वल होता है बी सी 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा के। अब अगर हमारे पास साइन अल्फा जो है ये कैसे इस फार्मूला के इक्वल आता है, तो जो हमारे पास साइन 2 अल्फा होता है इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। और अगर हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करें, जो हम मैथ्स में लेफ्ट साइड पे करते हैं, एक साइड पे किया जाता है, वो सेकंड वन पे भी किया जाता है। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे। अब अगर यहाँ पे 2 होता तो ये कभी भी इसके साथ कैंसिल आउट नहीं होना था, ये ऐसे नहीं होना था, क्योंकि जो हमारे पास साइन है इसका पूरी एक वैल्यू, ये एक फंक्शन है और इसकी पूरी एक वैल्यू है। तो इसलिए अगर 2 यहाँ पे इसके बाद ये लिखा हुआ है तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू और ये अंदर से कट हो सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास साइन अल्फा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉज अल्फा बाई 2 के इक्वल आ जाता है। और इस तरह से हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि 2 साइन अल्फा बाई 2, अब जो 2 है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी सी एज इट इज आ जाएगा, और साइन अल्फा बाई 2 ये हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला यूज़ होता है, इक्वल होता है स्क्वायर रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। अब जो हमारे पास कॉज अल्फा बाई 2 होता है वो भी हाफ एंगल फार्मूला है, और इसका होता है फार्मूला स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन के केस में ऊपर जो अल्फा है उसके साथ उसके जो साथ वाला एंगल साइड है ए वो नहीं आएगी, उसके साथ बी सी साइड्स आएंगी। लेकिन अगर कॉज के केस में देखा जाए तो अल्फा है तो उसकी रिस्पेक्टिव साइड ही आएगी। लेकिन नीचे हम ये याद रख सकते हैं क्योंकि हमने बी सी के साथ इसको कैंसिल आउट करना है, तो नीचे दोनों के बी सी आएगा। और इसलिए जब यहाँ पे इनको हमने कंबाइन किया तो ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, और बी सी स्क्वायर जब इसको किया तो हमारे पास एक स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो बी सी आ गया, बी सी के साथ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास हीरोज फार्मूला प्रूफ हो गया, स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नेक्स्ट इसकी जो है वो एक एग्जाम्पल है, वो ये है कि हमारे पास तीनों साइड्स ए बी सी गिवन है, और हमने जो है वो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें जो हीरोज फार्मूला है, जब हमें पता है कि 3 साइड्स गिवन होंगी तो हमारे पास हीरोज फार्मूला लगता है। और इसमें सबसे पहले तो एस जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, एस होता है इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, और जो हमारे पास एस माइनस ए है, जब हमारे पास एस आ जाएगा तो सिंपली हम एस माइनस ए कर लेंगे क्योंकि ए गिवन है, और सिमिलरली हम बी कर लेंगे, और सिमिलरली हम सी कर लेंगे इस तरह से। तो नेक्स्ट इसमें जब फार्मूला में सारी वैल्यूज पुट की जाएंगी तो हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा स्क्वायर यूनिट की। So that was my presentation, and thank you so much.
जी क्लास एनी क्वेश्चन? अच्छा सर, मैं कुछ पूछना चाह रहा था, बेशक आप बता दें मुझे। जी पूछें। जी 16। सर